और जब तक इस मामले में 302 का मुकदमा देवरिया के कलेक्टर के ऊपर और देवरिया के पुलिस अधिकारियों के ऊपर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ऊपर नहीं होगा, तब तक इस तरह के मामलों में लीपापोती होती रहेगी और इस तरह के अपराधों के लिए हम उकसावा देते रहेंगे। इस मामले में मेरा यह मानना है कि पुलिस के डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव गृह तक इस मामले में जिम्मेदार हैं। यही नहीं, उस जिले का कलेक्टर और उस जिले का कमिश्नर, देवरिया का कलेक्टर, देवरिया का कमिश्नर और देवरिया का पुलिस का बड़ा अधिकारी और उस थाने के अधिकारी, उस क्षेत्र के एसडीएम, उस क्षेत्र के तहसीलदार, उस क्षेत्र का लेखपाल, उस क्षेत्र का दरोगा, उस क्षेत्र का सिपाही इस मामले में जिम्मेदार है और इन सब के ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हम लोग रोक पाएंगे, अन्यथा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के कान के नाक के नीचे उनके कान में सुनाई देता हुआ एकदम इस तरह का आह्लादित चित्कार हम सबको बार बार सुनना होगा। मैं इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिनका कोई भी रोल इस मामले की लिपापोती में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर तो सबसे पहले उसके आवास पर चलना चाहिए जिसके लेखपाल रहते हुए, तहसीलदार रहते हुए, नायब तहसीलदार रहते हुए, एसडीएम रहते हुए और कलेक्टर रहते हुए इतनी बड़ी जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे थे। सरकार के कर्मचारी उस समय क्या कर रहे थे? सबसे पहला मेरा सवाल ये है और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते इस बात से लेके बहुत अचंभित हूं कि सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की जो बच्ची हुई है, उसका कहना है कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल को उठा करके देख लेंगे तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र हमारे उस पर पेंडिंग है। तो वो जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, वह किन परिस्थितियों में पेंडिंग रह गए, उस जांच की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के लेखपाल और उस क्षेत्र के में उस बीट के सिपाही से लेकर के पुलिस के डीजीपी तक और प्रमुख सचिव गृह तक जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति का 500, 200, 300, 400 या 150 भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उन परिस्थितियों में सरकार में ऊपर बैठे अधिकारी उस दरमियान क्या कर रहे थे? उनके द्वारा इस विषय का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? इस मामले में वहाँ का जो प्रशासनिक मशीनरी है वह भी उतनी ही दोषी है जितना कि हत्या करने वाले लोग दोषी हैं, क्योंकि जब 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग रहे और लगातार वो लगातार प्रशासनिक निगरानी में रहे, तो प्रशासन ने ऐसी कौन सी मजबूरियों वश उन एप्लीकेशंस का ऐसा निस्तारण दिया जिससे कि दो पक्षों के बीच में आग इतनी बलवती होती चली गई कि इसमें हत्या को अंजाम देना पड़ा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके भी भेजा हुआ है कि जो ये सिस्टम बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री का जो समस्याओं के समाधान का पोर्टल बना हुआ है, इस पर जिस तरह से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पर जिस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना को चौपट करने का काम कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर हमको आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचाने जा रहा है। क्योंकि देवरिया में जो नरसंहार की घटना, यह सामान्य घटना नहीं है। इस तरह की घटनाओं को हम लोग लगभग 80 और 90 के दशक में तुलना करते थे और चंबल के बिहड़ों में इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी, जो सभ्य समाज में, मानव बस्तियों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिस भी व्यक्ति या जिस परिवार ने यह हत्याएं की, वह तो एक हत्या की, उनकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूं और उनके लिए एकदम कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने की पृष्ठभूमि तैयार की, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिन पुलिस अधिकारियों ने, जिन राजस्व अधिकारियों ने लापरवाही की, लीपापोती की, इस मामले को संज्ञान में न लेकर के इसको ठंडे बस्ते में डाला, एप्लीकेशंस का लगातार डिस्पोजल करते रहे, कोई प्रॉपर तरीके से कोई मशीनरी इसमें नहीं काम कर रही थी जो दोनों पक्षों के बीच में मामले को निस्तारण करा सके। इसलिए इस मामले में मेरा यह मानना है कि पुलिस के डीजीपी से लेकर
प्रमुख सचिव गृह तक इस मामले में जिम्मेदार हैं। यही नहीं, उस जिले का कलेक्टर और उस जिले का कमिश्नर, देवरिया का कलेक्टर, देवरिया का कमिश्नर और देवरिया का पुलिस का बड़ा अधिकारी और उस थाने के अधिकारी, उस क्षेत्र के एसडीएम, उस क्षेत्र के तहसीलदार, उस क्षेत्र का लेखपाल, उस क्षेत्र का दरोगा, उस क्षेत्र का सिपाही इस मामले में जिम्मेदार है और इन सब के ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हम लोग रोक पाएंगे, अन्यथा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के कान के नाक के नीचे उनके कान में सुनाई देता हुआ एकदम इस तरह का आह्लादित चित्कार हम सबको बार बार सुनना होगा। मैं इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिनका कोई भी रोल इस मामले की लीपापोती में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभी सुनने में आ रहा कि बताया जा रहा है कि वो जो ज़मीन, जिस ज़मीन पे प्रेमचंद यादव ने मकान बनवाया था, वह ज़मीन सरकारी थी। अगर वो सरकारी थी तो पहले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यही तो देखिए, मैं अभी यही कह रहा था ना आपसे कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार से प्रशासनिक लीपापोती है वह सरकार के ऊपर धब्बा बनने जा रहा है और हम सब लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अब हम सब लोगों को, जो भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या हम अधिवक्ता लोग हैं, इस मामले में हमको समाज में आगे आना होगा और आगे आकर के इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं उसमें सीधे सरकार के संज्ञान में लाना होगा, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी तो मुझे लगता है कि देवरिया की फेल हो गई। और जब तक इस मामले में 302 का मुकदमा देवरिया के कलेक्टर के ऊपर और देवरिया के पुलिस अधिकारियों के ऊपर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ऊपर नहीं होगा, तब तक इस तरह के मामलों में लीपापोती होती रहेगी और इस तरह के अपराधों के लिए हम उकसावा देते रहेंगे। यह पूरी तरह प्रशासनिक फेल्योरेंस का मामला है। बलिया के सभी पुलिस और रेवेन्यू अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अभी वहाँ पे पैमाइश की जा रही है। बताया जा रहा कि अवैध में सरकारी ज़मीन में मकान बनाया गया है, उनकी बिल्डिंग बनाई गई है। अब इस पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। बुलडोजर तो सबसे पहले उसके आवास पर चलना चाहिए जिसके लेखपाल रहते हुए, तहसीलदार रहते हुए, नायब तहसीलदार रहते हुए, एसडीएम रहते हुए और कलेक्टर रहते हुए इतनी बड़ी ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो रहे थे। सरकार के कर्मचारी उस समय क्या कर रहे थे और जिस प्रकार से लगातार इस मामले में एप्लीकेशंस दिए जा रहे थे, अगर पहले ही इस मामले का निस्तारण कर दिया गया होता तो निश्चित तौर पर इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। यानी आपका कहने का मतलब कि जिम्मेदारी जो वहाँ के प्रशासन है, प्रशासनिक जो भी लोग हैं, सब इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। देखिए, किसी भी प्रकार का जब कोई अपराध करता है तो वह अपराध मानसिक उद्वेलना में करता है। कोई प्लानिंग करके पूरा परिवार न तो किसी की हत्या करने जाता है और न तो पूरा परिवार किसी की हत्या में शामिल होता है। तो जिस प्रकार की ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन परिस्थितियों का निस्तारण यदि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सही समय पर कर दिया गया होता, अगर वह जमीन सरकारी थी, उस सरकारी जमीन में अगर उनका मकान बना हुआ था तो उसको पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में लेकर उसका निस्तारण कर देना चाहिए था, ताकि इतनी बड़ी दुर्घटना से उसको रोका जा सके। मुझे लगता है कि अब कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए, जो नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं, वे इस बात से चेतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग यह बात संज्ञान में देने का काम करेंगे कि महोदय, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था है वो एकदम जो है कि जनता ओरिएंटेड नहीं रह गई है। मैं अभी आपको एक छोटी बात बता दूंगा तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। अभी कल की एक बनारस की घटना है और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कल बनारस के सीडीओ ने एक आदेश जारी किया कि बनारस के जो शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय के, उनका पर्यवेक्षण सफाई कर्मचारी करेंगे। अब आप समझें कि कितना अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण आदेश है कि शिक्षकों का पर्यवेक्षण सफाई कर्मचारी करेंगे। अब बताइए, क्या शिक्षक का पर्यवेक्षण सफाई कर्मचारी कर सकते हैं? इस विषय पर जब मैंने सीडीओ वाराणसी को डांटा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, तो वो सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि क्या आप सफाई कर्मचारियों को कम तर समझते हैं? मैंने कहा नहीं, आपके खिलाफ मैं एप्लीकेशन देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इसमें किसी एसीएम से या किसी एसडीएम से इनकी जाँच कराई जाए।
तो फिर उन्होंने मुझे सॉरी लिखा और फिर इस एप्लीकेशन को उन्होंने फिर उस आदेश को उन्होंने वापस किया। मतलब आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की तानाशाही किस तरह चल रही है। शिक्षक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जांच सफाई कर्मचारी से कराने की बात सीडीओ बनारस कर रहे हैं, और जो कि आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं। तो मतलब अधिकारियों के दिमाग में चल क्या रहा है, वो जनता ओरिएंटेड क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि यह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता ने इसको प्रचंड बहुमत देकर के चुना हुआ है, और अगर वे कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब है कि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने तो वाराणसी के सीडीओ से कहा कि मैं इसमें आपके खिलाफ सरकार को लिखूंगा। मतलब ये स्थितियां हैं। मतलब जिस तरह से ये एकदम प्रशासनिक तानाशाही चल रही है, पुलिस के अधिकारी सुन नहीं रहे, प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे, तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद है और हम लोग इससे मतलब दुखी है लोग। शायद अगर इसकी सुनवाई की गई होती पहले तो ये घटना नहीं हुई। एकदम सुनवाई की गई होती तो एकदम ये घटना ना होती, बिल्कुल नहीं हुई होती। क्योंकि देखिए, पुलिस और प्रशासन यदि चाह ले तो गलत करने वाला व्यक्ति, अपराध करने वाला व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं हो सकती है कि वह अपराध कर ले। अगर अपराध हो रहा है इस तरह का अपराध, तो इसका मतलब है कि पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी देवरिया की फेल हो गई, और इस मामले में पुलिस और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी देवरिया में संबद्ध हैं सबके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है ये बुलडोजर चलाने से, लोगों को दफन करने से एक घटनाओं पे अंकुश लग रहा है? सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी तो दिन रात काम कर रहे हैं। प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं, दिन में 20 घंटे 22 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अपराध को कंट्रोल किया है, वह अपने आप में पूरी दुनिया में मिसाल है। आप देख रहे हैं, इटली में बुलडोजर चल रहे हैं, फ्रांस में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इवन अमेरिका में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। भारत के भी विभिन्न राज्यों में बुलडोजर की को जो एक प्रशासनिक व्यवस्था के मेंटेनेंस के तौर पर बुलडोजर भी एक यंत्र के रूप में काम कर रहा है। जैसे बंदूकें काम करा करती थी एक जमाने में, उस तरह से बुलडोजर काम कर रहा है। लेकिन जहां पर प्रशासनिक अधिकारी कान में तेल डालकर बैठ जा रहे हैं और यह प्रण करके बैठे हुए हैं कि सरकार के खिलाफ हम जनमानस तैयार करेंगे, वहां समस्याएं आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक संदेश जा रहा है। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाने की एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो है कि अपराध करने वाला व्यक्ति यह डरे कि मेरे जेल जाने पर यह बात समाप्त नहीं होगी, मेरा घर, मेरा परिवार और अपराध के द्वारा अर्जित की गई सारी संपत्तियां निस्तनाबूद कर दी जाएंगी। तो लोगों के मन में डर तो है, लेकिन अपराध तो देखिए मनस्थिति द्वारा उत्पन्न होता हुआ एक समस्या भी है। इसलिए इस तरह के मामलों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी। जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच में लापरवाही की, इस मामले को पेंडेंसी बना करके रखी, अगर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी यह जानते थे कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके वह मकान बनाया गया है, तो उस पर पहले कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अपराध की वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के मनमानी की समस्याएं सामने आ रही हैं। सर, ऐसे मामले अगर देखा जाए तो कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उनका समाधान करते करते कितने लोग आपस में लड़के मर जाते हैं, कई पीढ़ियां मर जाती हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाता। आखिर इन सब पर कैसे समाधान होगा कि ये सब घटनाएं जो हो रही हैं इन पर अंकुश लगाया जाए? जी देखिए, जितना भी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ रहा है, या हम लोग भी इस लेवल पर काम कर रहे हैं, हम लोगों के संज्ञान में जितने मामले आते हैं, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से बात करके उनके ऊपर दबाव बना करके हम लोग प्रयास करते हैं कि इस मामले का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो या मामला न्याय की तरफ बढ़े। लेकिन अब वही मैंने कहा ना कि जहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी यह मान कर बैठी है कि उसको माननीय इस सरकार के खिलाफ काम करना है, तो वहाँ समस्याएं आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर उस तरह की जहां समस्याएं आ रही हैं, वहां पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज होगी, तो आप देखिएगा पूरे प्रदेश में सब
एकदम शांति हो जाएगी, क्योंकि अपराध करने की हिम्मत व्यक्ति अब नहीं जुटा पा रहा है, कोई संगठित अपराध कहीं नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस तरह के अपराध जो दो पारिवारिकों के बीच में पारिवारिक पृष्ठभूमि में चल रहे हैं, वह पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो एक अधिवक्ता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में दुखी करती हैं। हत्या किसी की भी हो, किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, किसी भी जीव की हत्या हो, हम लोग उन सब चीज़ों की निंदा करते हैं और उस पर खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। आपका कहने का मतलब अगर प्रशासन इस पर पहले से ध्यान दिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से अब जमीन की पैमाइश की जा रही है, उसकी पैमाइश पहले होनी चाहिए थी। जो 2014 से इस लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, उस मामले की भी सुनवाई पहले की जानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर पुलिस के बड़े अधिकारी, प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठ जाते और इस मामले का निस्तारण करते तो निश्चित तौर पर सुखद निस्तारण होता, बैठ करके निस्तारण होता। और मुझे नहीं लगता कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं होता है कि वह कानून को तोड़े या कानून को बार बार तोड़ने का प्रयास करे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी ने इसको लगभग 9-10 सालों तक ठंडे बस्ते में इस विवाद को डाल करके रखा, वही मुख्य वजह है इस हत्या की, और इसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये पैमाइश कर रहे हैं, बता रहे हैं ये सरकारी ज़मीन थी, क्या ये लोग को पहले से पता नहीं था? अगर वो सरकारी ज़मीन थी तो प्रेमचंद यादव कैसे उस पर अपनी बिल्डिंग? यही तो मैं कह रहा हूं कि जो लेखपाल वहां के हैं, जो वहां के उस बीट का सिपाही है, जो उस बीट का दरोगा है, जो उस क्षेत्र का नायब तहसीलदार है, जो उस क्षेत्र का तहसीलदार है, जो उस क्षेत्र का एसडीएम है, जो उस क्षेत्र का एसडीएम है, जो उस जिले का कलेक्टर है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के संज्ञान में थी। पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी ने जानबूझ करके लापरवाही करके इस हत्याकांड को उत्साहित किया और इस विवाद को उतने बड़े स्तर तक ले गए कि इस तरह का विवाद हुआ। और मुझे लगता है कि इसमें इन सब लोगों के खिलाफ भी 302 में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सर, अभी पीछे तकरीबन 2-4 दिन पहले हो गए हैं, उज्जैन में भी एक ऐसी घटना हुई, एक बच्ची के साथ एक ऑटो चालक दरिंदगी करता है। जहां पे देखिए, जिस राज्य में देखिए, ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही। कैसे आखिर इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए? देखिए, अपराध तो मनुष्य की मानसिकता से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। राजा राम के दरबार के राज्य में, उनके महल में रहने वाली मंथरा ने भी अपराध किया था, षड्यंत्र कर किया था, अपराध किया था ना रानी को बहका करके। तो देखिए, ये तो एक मानसिक प्रक्रिया, इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन उस प्रक्रिया के होने के बाद सभ्य समाज का जो रिस्पांस होना चाहिए वह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का जो रिस्पांस होना चाहिए वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह छोटी बच्ची, मुझे लगता है 7-8 साल की रही होगी, किस तरह से गलियों में बिना कपड़े के घूम रही थी, लोगों से मदद मांग रही थी, कपड़े मांग रही थी, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। तो इस तरह के मामले में वैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि मानवता भी चित्कार उठे कि नहीं, अगर इस तरह से बलात्कार किसी बेटी के साथ, बहन के साथ किया गया है तो उस व्यक्ति के साथ भी उसको खुलेआम सड़क पर, चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। कुछ प्रक्रियाएं बदली जानी चाहिए कि अगर इस तरह के अपराध हो रहे हैं और वह अपराध साबित हैं तो उसको न्यायिक प्रक्रिया में न डाल करके उसको जीने का मौका उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। उसका देन एंड देयर डिस्पोजल करना चाहिए, वहीं अदालत बैठनी चाहिए, वहीं उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होनी चाहिए, 2 दिन के अंदर उसको फांसी होनी चाहिए और उसको किसी भी प्रकार की अपील का मौका नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि इस तरह के लोग मनुष्य नहीं हैं। हिंसक जानवरों से निपटने का जो तरीका होता है, उसी तरीके से इस तरह के दरिंदों से निपटने की प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए। मैं इस तरह की मानसिकता का हूं और ये चाहता हूं कि इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। सर, अभी हमने आपसे पहले कहा कि ये घटनाएं जो हैं केवल एक राज्य की नहीं, अनेकों राज्य में ऐसी हो रही हैं, अनेकों जिलों में ऐसी हो रही हैं। अभी पीछे जौनपुर में एक लड़के को मारकर कुएं में फेंक दिया गया। सुल्तानपुर में एक व्यक्ति को, डॉक्टर थे वो, उनको ड्रिल मशीन से छेद कर मारा गया। इसलिए हम पहले हमने बता दिया कि ये घटनाएं रुकने का नाम ले रही हैं। और अगर ये घटनाएं, हमें तो ऐसा लगता है कि तब ये रुकेंगी जब तक इंसान अपनी खुद मानसिकता नहीं बदलेगा। वही देखिए, एक तो जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप देखेंगे सरकार क्या करेगा। सरकार तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि घटनाओं पे जो भी हो रहे हैं इन पे अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल, लेकिन जब तक इंसान खुद नहीं समझेगा। मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ
जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, भारत की जो ज्ञान प्रणाली और संस्कार प्रणाली थी, उस ज्ञान और संस्कार प्रणाली से हम लोग काफ़ी दूर आ गए। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः या वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत था, तो आपको याद होगा आज के 20 साल 15 साल पहले किसी के गांव में अगर किसी की शादी होती थी तो वो उस पूरे गांव का दामाद हो जाता था। लेकिन जिस प्रकार की शिक्षा पद्धतियां बदली और हम पारिवारिक सिस्टम से बाहर हुए और ये सोशल मीडिया के दौर में आए, उसने हमें मानसिक उद्विग्नता तो दी, मानसिक विकृति तो दी, लेकिन संस्कार हमको नहीं दिए। तो संस्कार डेवलप करने के लिए भी हमको लगता है कि हम सारे लोगों को प्रयास करना होगा और सरकार को भी अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार को डेवलप करने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो शिक्षा पद्धति है, उसको भी थोड़ा परिवर्तित करना पड़ेगा और लोगों के अंदर संस्कार डालना होगा, तभी अपराध कम होगा। अपराध समाप्त तो नहीं हो सकता है धरती पर से, क्योंकि अपराध तो आप जान रहे हैं हर युग में रहा है। राजा राम के समय रहा, भगवान श्री कृष्ण के समय रहा, वह अपराध नहीं समाप्त हो सकता है। लेकिन जो अपराध करने वाली प्रक्रियाएं हैं उसको धीमा किया जा सकता है और अपराधियों को प्रॉपर तरीके से सजा देकर समाज में एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है, जो यह सरकार कर रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत सी हो रही हैं और सरकार इस पर पूरी कोशिश कर रही है इस पे लगाम लगाने की, लेकिन फिर भी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। इसमें इंसान की भी गलती है। अगर इंसान अपने दिमाग से सोचे कि हम जिसके साथ ऐसा कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी छेड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, अगला आपके साथ करेगा, आप उसके साथ करेंगे, तो इससे ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी और अपराध होते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद थे शशांक शेखर त्रिपाठी जी, जो सर एडवोकेट कहाँ से हैं आप? हम अधिवक्ता हैं वाराणसी सिविल कोर्ट में, और भारतीय जनता पार्टी का जो विधिक प्रकोष्ठ है उसके काशी क्षेत्र के संयोजक भी हैं और समाज में काम करते रहते हैं इन बिंदुओं पर। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा देखकर और समझकर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।